तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका टाइटल है आईपी मैन 81 जी हाँ दोस्तों, चौथा पार्ट अभी हाल ही में 2019 में हमें देखने को मिला था। ये एक एक्शन फ्रेंचाइजी एक्शन ड्रामा फ्रेंचाइजी है जो कि हमें एक तरह से अभी पाँचवें पार्ट के साथ हमें नए वर्जन में हमें देखने को मिलने वाली है। तो सारी कुछ जानकारी हमें इसके अगले पार्ट के बारे में बताया गया, जैसे कि फैक्ट, डिटेल, अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुंचती रहे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। पार्कर 2013 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो टेलर एकफोर्ड द्वारा निर्देशित और जॉन जे मैकलॉखलिन द्वारा लिखित है। जेसन स्टैथम और जेनिफर लोपेज अभिनीत यह फिल्म डोनाल्ड वेस्टलेक द्वारा रिचर्ड स्टार्क के उपनाम से 19वें पार्कर उपन्यास फ्लैश फायर से अनुकूलित है। मुख्य रूप से फ्लोरिना के पाम बीच में स्थापित, पार्कर ने एकफोर्ड के लिए प्रस्थान किया जिसने इसे अपनी पहली फिल्म नोयर बनाने की उम्मीद की थी। $35 मिलियन के बजट पर निर्मित इस फिल्म की कल्पना वेस्टलेक की 2008 की मृत्यु के बाद की गई थी, जब निर्माता लेस अलेक्जेंडर ने इसके अधिकार सुरक्षित कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 24 जनवरी 2013 को लास वेगास, नेवादा में किया गया था और 25 जनवरी 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था, जहां इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली और कई आलोचकों ने फिल्म को किताब का खराब रूपांतरण और विशिष्ट माना। स्टैथम की पिछले कुछ वर्षों की घटिया एक्शन फिल्में। कई लोगों ने स्टैथम को पार्कर की भूमिका के लिए उपयुक्त पाया और हास्य राहत प्रदान करने के लिए लोपेज की प्रशंसा की। इसने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में $46 मिलियन की कमाई की। पार्कर का प्रीमियर मार्च 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर हुआ और एक हफ्ते बाद यह स्ट्रीमिंग सेवा पर थोड़े समय के लिए एक फिल्म बन गई। 5. कथानक। पार्कर एक पेशेवर चोर है जिसे उसके गुरु हर्ले ने एक ऐसे दल के साथ काम करने के लिए कहा है जिसे वह नहीं जानता है, जिसमें मेलेंडर, कार्लसन, रॉस और हार्डविक शामिल है। वे ओहियो राज्य मेले को लूटने में सफल हो जाते हैं, लेकिन हार्डविक ने पार्कर की योजना का हिस्सा बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक अनावश्यक मौत हो गई। हत्या से क्रोधित होकर पार्कर ने उनके द्वारा प्रस्तावित आभूषण डकैती में भाग लेने से इनकार कर दिया। वैसे भी बड़ी नौकरी के लिए ओहियो लूट में अपने हिस्से की जरूरत है। मलेंडर ने हार्डविक को पार्कर को मारने के लिए कहा और उन्होंने उसे सड़क के किनारे छोड़ दिया। पार्कर बच जाता है और किसान उसे पकड़ लेते हैं। अस्पताल से भागने के बाद हर्ले पार्कर को न्यू ऑरलियंस ले जाता है, जहां हार्डविक के भाई ने उसे बताया कि चालक दल पाम बीच, फ्लोरिडा में है। हर्ले पार्कर को अपने पैसे लेने के लिए मनाने की कोशिश करता है और उसे और उसकी बेटी क्लेयर, जो पार्कर की प्रेमिका भी है, को शिकागो में एक भीड़ मालिक, हार्डविक के चाचा टेंजिंगर द्वारा किए गए प्रतिशोध से बचाने के लिए इस मुद्दे को अकेला छोड़ देता है। पार्कर ने मना कर दिया। टेंजिंगर का हिटमैन क्लेयर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग जाती है। पार्कर पाम बीच पर जाता है और एक महंगे घर की तलाश में पारमिट नाम के एक अमीर टेक्सास तेल व्यापारी का रूप धारण करता है। रियल एस्टेट एजेंट लेस्ली रॉजर्स ने उसे हाल ही में रोड्रिगो नाम के किसी व्यक्ति द्वारा खरीदा गया एक कथित खाली घर दिखाया, जिससे उसकी रुचि बढ़ गई। लेस्ली एक संघर्षशील तलाकशुदा महिला है जो पार्कर से डेट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। जब वह उसके क्रेडिट की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पहचान हर्ले के एक कनेक्शन से प्राप्त नकली है। पैसे और अपनी मां के घर से बाहर निकलने के लिए बेचैन लेस्ली उसे मदद की पेशकश करती है। जब पार्कर उसे बताता है कि अगला काम गहनों की चोरी करना है, तो लेस्ली कहती है कि पास में ही गहनों की नीलामी है। हिटमैन पार्कर को ढूंढता है और उसके होटल में उस पर हमला करता है, लेकिन पार्कर उसे बालकनी से फेंक देता है और भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी लेस्ली के कॉन्डो में आता है और परमिट और झगड़े के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने उसे घर दिखाए थे। बातचीत के दौरान
लेस्ली को अपने बरामदे पर खून से लथपथ पार्कर मिला। वह पुलिसकर्मी को उन स्थानों की सूची देने का वादा करते हुए जाने के लिए कहती है जिन्हें उसने परमिट दिखाया था। अपनी चोटों के बावजूद पार्कर उस रात मलेंडर के दल के खिलाफ अपना बदला लेने पर जोर देता है। मलेंडर और उसका दल आतिशबाजी से सुसज्जित स्पीकर स्थापित करने के लिए नीलामी में प्रवेश करते हैं। बाद में वे एक अग्निशमन दल के रूप में प्रवेश करते हैं और नाव से भागकर गहने चुरा लेते हैं। पार्कर उनके घर पर उनका इंतजार करता है। इससे पहले वह अंदर घुस गया और बंदूकें रख दीं और उनके हथियारों के फायरिंग पिनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जब वे वापस लौटते हैं तो वह हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन लेस्ली भी आ जाता है और मलेंडर द्वारा पकड़ लिया जाता है। अपनी एक लगाई हुई बंदूक और मुड़ी हुई फायरिंग पिन की मदद से लेस्ली और पार्कर पूरे दल को मारने में कामयाब हो जाते हैं। पार्कर लेस्ली को सुरक्षित रखने के लिए गहने देता है और उससे कहता है कि वह भविष्य में उन्हें घेरने का एक तरीका ढूंढेगा। बाद में वह शिकागो में डेंजिंगर को मार देता है। 1.5 साल बाद लेस्ली को उसका कट मेल भेजता है और उन किसानों को पैसे भेजता है जिन्होंने उसे बचाया था। कास्ट करें पार्कर के रूप में जेसन स्टैथम, जेनिफर लोपेज लेस्ली रॉजर्स के रूप में, मेलेंडर के रूप में माइकल चिकलिस, कार्लसन के रूप में वेंडेल पियर्स, रॉस के रूप में क्लिफ्टन कॉलिंस जूनियर, जेक फर्नांडीज के रूप में बॉबी कैनवले। इस फिल्म से पहले पार्कर पहली बार दशकों पहले 1962 में डोनाल्ड ई वेस्टलेक द्वारा लिखित उपन्यास द हंटर में दिखाई दिए थे, जिसने एक पुस्तक श्रृंखला को जन्म दिया जिसमें 20 से अधिक अन्य उपन्यास शामिल थे। 6. उन्हें पॉइंट ब्लैंक 1967 और पेबैक 1999 सहित कई फिल्मों में भी चित्रित किया गया था। 6. वेस्टलेक ने हमेशा किसी भी रूपांतरण में चरित्र पार्कर का नाम रखने से इनकार कर दिया जब तक कि निर्माता सभी उपन्यासों को अनुकूलित करने के लिए सहमत नहीं हुए। ली मार्विन ने पॉइंट ब्लैंक में वॉकर के रूप में चरित्र को चित्रित किया जबकि मेल गिब्सन ने पेबैक में पोर्टर को चित्रित किया। 2008 में वेस्टलेक की मृत्यु के बाद उनकी विधवा एबी एक टेलीविजन निर्माता लेस अलेक्जेंडर से संपर्क करने पर, जो वेस्टलेक के लंबे समय से परिचित थे, एक पार्कर उपन्यास पार्कर के नाम का उपयोग करने के अधिकार सहित के अधिकार बेचने के लिए सहमत हुए। यदि पहली फिल्म सफल रही तो बाद में कई और फिल्में अपनाने का विकल्प। 7. अलेक्जेंडर ने पार्कर के लिए पटकथा लिखने के लिए जॉन मैक्लॉखलिन नाम के अपने एक दोस्त को काम पर रखा और फिर निर्देशक टेलर एगफोर्ड भी इसमें शामिल हो गए। 7. जब फिल्म शुरू हुई, टेलर एगफोर्ड ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वेस्टलेक इन परिस्थितियों में पार्कर के नाम का इस्तेमाल करने के लिए सहमत होंगे। 8. एगफोर्ड ने फिल्म का निर्देशन किया और स्टीवन चैसमैन, एगफोर्ड, अलेक्जेंडर, सिडनी किमेल और जोनाथन मिशेल ने निर्माण किया। 9. एगफोर्ड पार्कर को अपनी पहली तरह की फिल्म नोयर बनाने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने कहा, मैं एक शैली में फंसना नहीं चाहता। इस सामग्री के बारे में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह यह है कि आप एक शैली ले सकते हैं, इस तरह का टुकड़ा बनाएं और इसे एक बेहतरीन फिल्म में बदल दें। 10. पाम बीच डेली न्यूज से बात करते हुए एगफोर्ड ने कहा, मैं डोनाल्ड वेस्टलेक का प्रशंसक हूँ। मैं वास्तव में सोचता हूँ कि वह एक शानदार लेखक है। अपराध के क्षेत्र में उनकी पार्कर श्रृंखला के कारण बहुत अद्वितीय है। एगफोर्ड पार्कर के प्रति आकर्षित था क्योंकि वह एक अजीब चरित्र और सोशियोपैथ था जो एक ही समय में एक सोशियोपैथ नहीं है, उसे सम्मोहक के रूप में वर्णित करता है। 7. प्री प्रोडक्शन और कास्टिंग। 18 अप्रैल 2011 को वैरायटी के जस्टिन क्रोल ने बताया कि स्टैथम पार्कर की भूमिका निभाएंगे। 10/11 पार्कर के बारे में स्टैथम ने टिप्पणी की है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक निश्चित नैतिक संहिता के अनुसार रहता है, इसलिए इस विरोधी नायक में एक पसंद करने योग्य गुण है। 12 अभिनेता ने कहा कि वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, लेकिन उसे लगता है
कि सभी व्यवसाय किसी न किसी तरह से ठेरे मेरे है। वह उन लोगों से कभी चोरी नहीं करता जो इसे वहन नहीं कर सकते और वह उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाता जो इसके लायक नहीं है। 6. फिल्म के दौरान पार्कर को एक पुजारी के रूप में और सैन एंटोनियो के डैनियल पार्मिट नामक एक अमीर टेक्सन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 13. 21 जून 2011 को यह पता चला कि लोपेज, महिला प्रधान, लेस्ली नामक एक चरित्र की भूमिका निभाने के लिए बातचीत कर रही थी, जो पार्कर के साथ शामिल हो जाती है क्योंकि वह एक डकैती को अंजाम देता है। 14. पार्कर के गुरु की भूमिका निभाने वाले निक नोल्टे के साथ लोपेज की कास्टिंग की पुष्टि की गई। लोपेज और नोल्टे ने पहले फिल्म यू टर्न 1997 में साथ काम किया था। 15. एगफोर्ड ने लेस्ली की भूमिका को उनके अन्य काम से हटकर माना, यह देखते हुए कि वह पिछले कई वर्षों से रोमांटिक कॉमेडी में अभिनय कर रही है। 16. लेस्ली एक समझदार अंदरूनी सूत्र है जिसके पास पैसे की कमी है, लेकिन रूप, चतुराई और महत्वाकांक्षा बड़ी है। 17. प्रारंभ में वह केवल अपने वित्तीय लाभ के लिए पार्कर के साथ साझेदारी करती थी, लेकिन अंततः पार्कर के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाती है। 18. वेंडेल पियर्स, क्लिफ्टन कॉलिंस जूनियर, माइकल चिकलिस, पैटी लुपोन और एम्मा बूथ ने भी पार्कर में सह-अभिनय किया। 15. उपन्यास फ्लैश फायर में लेस्ली क्यूबा मूल की नहीं थी। हालांकि एगफोर्ड ने लोपेज को भूमिका में लिया और उसे क्यूबा के रूप में फिर से लिखने का फैसला किया। उसकी दबंग मां की भूमिका निभाने के लिए इतालवी अमेरिकी लुपोन को काम पर रखा। 7. फिल्मांकन। कार्यकारी निर्माता निक मेयर के अनुसार पार्कर का निर्माण 30 के दशक के मध्य बजट रेंज में किया गया था, जिसे उन्होंने फिल्म की क्षमता को देखते हुए बहुत अच्छा बताया। 19. टाइम्स पिकायून के माइक स्कॉट ने 23 जून 2011 को रिपोर्ट दी कि पार्कर 18 जुलाई से 7 सप्ताह के लिए न्यू ऑरलियंस में फिल्मांकन करेंगे। स्कॉट ने कहा कि न्यू ऑरलियंस में फिल्मांकन स्थानीय फिल्म उद्योग के लिए अच्छी खबर थी क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब ऐतिहासिक रूप से दमनकारी गर्मी और तूफान के मौसम के आगमन के कारण प्रमुख उत्पादन में मंदी देखी गई है। 20. प्लेबिल ने बाद में पुष्टि की कि फिल्म का निर्माण 4 अगस्त 2011 को न्यू ऑरलियंस में शुरू हो गया था। 21. फिल्मांकन अगस्त के 5 से 9 तक कुछ समय के लिए बैटन रूज, लुइसियाना में चला गया। 22. पार्कर को पाम बीच, फ्लोरिडा में भी फिल्माया गया था, जहां लोपेज और स्टैथम को सितंबर में देखा गया था। 12. 23. शहर के स्थानीय समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार में एगफोर्ड ने कहा, पाम बीच एक आकर्षक क्षेत्र है। आपको यह अविश्वसनीय रूप से समृद्ध, विशिष्ट एन्क्लेव मिला है और पुल के ठीक पार आपको वास्तविक जीवन मिलता है। और मैं दोनों का चित्रण कर रहा था। 7. वैरायटी ने नोट किया कि हेलीकॉप्टरों, फायर ट्रकों और समुद्री गश्ती नौकाओं द्वारा स्थानीय लोगों को भी झकझोर दिया गया। बड़े समय के फिल्म निर्माण को एक ऐसे क्षेत्र में लाया गया जो अवकाश समय की गतिविधियों के लिए बेहतर जाना जाता है। 24. सिनेमेटोग्राफर जे. माइकल मुरो ने रेड एपिक डिजिटल कैमरे और हॉक वीलाइन एनामोर्फिक लेंस के साथ फिल्म की शूटिंग की। 25. स्टैथम, जो ब्रिटिश ओलंपिक टीम के पूर्व गोताखोर है, ने फिल्म में पार्कर के सभी स्टंट किए। एक दृश्य में स्टैथम अपने चरित्र को गोली लगने से बचाने के लिए एक तेज गति से चलने वाली कार की खिड़की से बाहर कूद गया। इस स्टंट को वास्तव में खतरनाक माना गया और एगफोर्ड ने कहा कि दृश्य समाप्त होने से पहले 5 या 6 बार वह जब उस खिड़की से बाहर गया तो घबरा गया। 26. एक अन्य दृश्य में स्टैथम को एक इमारत की बालकनी से लटकना पड़ा। अभिनेता ने कहा कि इन दृश्यों से उन्हें वास्तविक झटका लगा। उन्होंने इसके लिए तार पहनने को जिम्मेदार ठहराया, जो फिल्मांकन के रास्ते में आ गया और चीजों को प्रतिबंधित महसूस कराया क्योंकि इससे उनकी बाहें फट गईं। 27. जनवरी 2012 में पार्कर के लिए मियामी और कोलंबस, ओहियो में फिल्मांकन संपन्न हुआ। 28.
29. मार्केटिंग। मूल रूप से पार्कर को 12 अक्टूबर 2012 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। 15. हालांकि गैंगस्टर स्क्वाड, जो बाद में रिलीज हुई, सहित उस समय के आसपास रिलीज हुई अन्य फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण रिलीज की तारीख को पीछे ले जाया गया था। इसकी रिलीज की तारीख अर्गो के साथ बदल दी गई थी और बाद में 2012 में ऑरोरा, कोलोराडो शूटिंग 30 और हियर कम्स द बूम के कारण इसे जनवरी में स्थानांतरित कर दिया गया। कोलाइडर के लिए लिखते हुए मैट गोल्डबर्ग ने कहा कि अगर यह उस अक्टूबर में रिलीज हुई होती तो शायद यह इन फिल्मों से हार जाती। 31. बॉक्सऑफिस ने फिल्म रिलीज के फायदों को सूचीबद्ध किया, जो बॉक्स ऑफिस पर स्टैथम का लगातार प्रदर्शन और लोपेज की उपस्थिति थी, जो फिल्म को स्टैथम के सामान्य दर्शकों से थोड़ा आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी। 32. इसमें नुकसानों को भी सूचीबद्ध किया गया है, जो लोपेज की उपस्थिति है, जो स्टैथम के कुछ सामान्य दर्शकों को निराश कर सकती है, साथ ही कई अन्य फिल्मों से भारी प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। 32. इस फिल्म से पहले पार्कर पहली बार दशकों पहले 1962 में डोनाल्ड ई वेस्टलेक द्वारा लिखित उपन्यास द हंटर में दिखाई दिए थे, जिसने एक पुस्तक श्रृंखला को जन्म दिया जिसमें 20 से अधिक अन्य उपन्यास शामिल थे। 6. उन्हें पॉइंट ब्लैंक 1967 और पेबैक 1999 सहित कई फिल्मों में भी चित्रित किया गया था। 6. वेस्टलेक ने हमेशा किसी भी रूपांतरण में चरित्र पार्कर का नाम रखने से इनकार कर दिया जब तक कि निर्माता सभी उपन्यासों को अनुकूलित करने के लिए सहमत नहीं हुए। ली मार्विन ने पॉइंट ब्लैंक में वॉकर के रूप में चरित्र को चित्रित किया, जबकि मेल गिब्सन ने पेबैक में पोर्टर को चित्रित किया। 2008 में वेस्टलेक की मृत्यु के बाद उनकी विधवा एबी, एक टेलीविजन निर्माता लेस अलेक्जेंडर से संपर्क करने पर, जो वेस्टलेक के लंबे समय से परिचित थे, एक पार्कर उपन्यास, पार्कर के नाम का उपयोग करने के अधिकार सहित के अधिकार बेचने के लिए सहमत हुए। यदि पहली फिल्म सफल रही तो बाद में कई और फिल्में अपनाने का विकल्प। 7. अलेक्जेंडर ने पार्कर के लिए पटकथा लिखने के लिए जॉन मैक्लॉखलिन नाम के अपने एक दोस्त को काम पर रखा और फिर निर्देशक टेलर एगफोर्ड भी इसमें शामिल हो गए। 7. जब फिल्म शुरू हुई, टेलर एगफोर्ड ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वेस्टलेक इन परिस्थितियों में पार्कर के नाम का इस्तेमाल करने के लिए सहमत होंगे। 8. एगफोर्ड ने फिल्म का निर्देशन किया और स्टीवन चैसमैन, एगफोर्ड, अलेक्जेंडर, सिडनी किमेल और जोनाथन मिशेल ने निर्माण किया। 9. एगफोर्ड पार्कर को अपनी पहली तरह की फिल्म नोयर बनाने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने कहा, मैं एक शैली में फंसना नहीं चाहता। इस सामग्री के बारे में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह यह है कि आप एक शैली ले सकते हैं, इस तरह का टुकड़ा बनाएं और इसे एक बेहतरीन फिल्म में बदल दें। 10. पाम बीच डेली न्यूज से बात करते हुए एगफोर्ड ने कहा, मैं डोनाल्ड वेस्टलेक का प्रशंसक हूँ। मैं वास्तव में सोचता हूँ कि वह एक शानदार लेखक है। अपराध के क्षेत्र में उनकी पार्कर श्रृंखला के कारण बहुत अद्वितीय है। एगफोर्ड पार्कर के प्रति आकर्षित था क्योंकि वह एक अजीब चरित्र और सोशियोपैथ था, जो एक ही समय में एक सोशियोपैथ नहीं है, उसे सम्मोहक के रूप में वर्णित करता है। 7. प्री प्रोडक्शन और कास्टिंग। 18 अप्रैल 2011 को वैरायटी के जस्टिन क्रोल ने बताया कि स्टैथम पार्कर की भूमिका निभाएंगे। 10/11 पार्कर के बारे में स्टैथम ने टिप्पणी की है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक निश्चित नैतिक संहिता के अनुसार रहता है, इसलिए इस विरोधी नायक में एक पसंद करने योग्य गुण है। 12 अभिनेता ने कहा कि वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, लेकिन उसे लगता है कि सभी व्यवसाय किसी न किसी तरह से टेढ़े मेढ़े हैं। वह उन लोगों से कभी चोरी नहीं करता जो इसे वहन नहीं कर सकते, और वह उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाता जो इसके लायक नहीं है। 6 फिल्म के दौरान पार्कर को एक पुजारी के रूप में और सैन एंटोनियो के डैनियल पार्मिट नामक एक अमीर टेक्सन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 13
21 जून 2011 को यह पता चला कि लोपेज, महिला प्रधान लेस्ली नामक एक चरित्र की भूमिका निभाने के लिए बातचीत कर रही थी, जो पार्कर के साथ शामिल हो जाती है क्योंकि वह एक डकैती को अंजाम देता है। 14 पार्कर के गुरु की भूमिका निभाने वाले निक नोल्टे के साथ लोपेज की कास्टिंग की पुष्टि की गई। लोपेज और नोल्टे ने पहले फिल्म यू टर्न 1997 में साथ काम किया था। 15 एगफोर्ड ने लेस्ली की भूमिका को उनके अन्य काम से हटकर माना, यह देखते हुए कि वह पिछले कई वर्षों से रोमांटिक कॉमेडी में अभिनय कर रही है। 16 लेस्ली एक समझदार अंदरूनी सूत्र है जिसके पास पैसे की कमी है, लेकिन रूप, चतुराई और महत्वाकांक्षा बड़ी है। 17 प्रारंभ में वह केवल अपने वित्तीय लाभ के लिए पार्कर के साथ साझेदारी करती थी, लेकिन अंततः पार्कर के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाती है। 18 वेंडेल पियर्स, क्लिफ्टन कॉलिंस जूनियर, माइकल चिकलिस, पैटी लुपोन और एम्मा बूथ ने भी पार्कर में सह-अभिनय किया। 15 उपन्यास फ्लैशफायर में लेस्ली क्यूबा मूल की नहीं थी। हालांकि एगफोर्ड ने लोपेज को भूमिका में लिया और उसे क्यूबा के रूप में फिर से लिखने का फैसला किया। उसकी दबंग मां की भूमिका निभाने के लिए इतालवी अमेरिकी लुपोन को काम पर रखा। 7 फिल्मांकन कार्यकारी निर्माता निक मेयर के अनुसार पार्कर का निर्माण 30 के दशक के मध्य बजट रेंज में किया गया था, जिसे उन्होंने फिल्म की क्षमता को देखते हुए बहुत अच्छा बताया। 19 टाइम्स पिकायून के माइक स्कॉट ने 23 जून 2011 को रिपोर्ट दी कि पार्कर 18 जुलाई से 7 सप्ताह के लिए न्यू ऑरलियंस में फिल्मांकन करेंगे। स्कॉट ने कहा कि न्यू ऑरलियंस में फिल्मांकन स्थानीय फिल्म उद्योग के लिए अच्छी खबर थी क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब ऐतिहासिक रूप से दमनकारी गर्मी और तूफान के मौसम के आगमन के कारण प्रमुख उत्पादन में मंदी देखी गई है। 20 प्लेबिल ने बाद में पुष्टि की कि फिल्म का निर्माण 4 अगस्त 2011 को न्यू ऑरलियंस में शुरू हो गया था। 21 फिल्मांकन अगस्त के 5 से 9 तक कुछ समय के लिए बैटन रूज, लुइसियाना में चला गया। 22 पार्कर को पाम बीच, फ्लोरिडा में भी फिल्माया गया था, जहां लोपेज और स्टैथम को सितंबर में देखा गया था। 23 शहर के स्थानीय समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार में एगफोर्ड ने कहा, पाम बीच एक आकर्षक क्षेत्र है। आपको यह अविश्वसनीय रूप से समृद्ध, विशिष्ट एन्क्लेव मिला है और पुल के ठीक पार आपको वास्तविक जीवन मिलता है। और मैं दोनों का चित्रण कर रहा था। 7 वैरायटी ने नोट किया कि हेलीकॉप्टरों, फायर ट्रकों और समुद्री गश्ती नौकाओं द्वारा स्थानीय लोगों को भी झकझोर दिया गया। बड़े समय के फिल्म निर्माण को एक ऐसे क्षेत्र में लाया गया जो अवकाश समय की गतिविधियों के लिए बेहतर जाना जाता है। 24 सिनेमेटोग्राफर जे. माइकल मुरो ने रेड एपिक डिजिटल कैमरे और हॉक वीलाइन एनामोर्फिक लेंस के साथ फिल्म की शूटिंग की। स्टैथम, जो ब्रिटिश ओलंपिक टीम के पूर्व गोताखोर है, ने फिल्म में पार्कर के सभी स्टंट किए। एक दृश्य में स्टैथम अपने चरित्र को गोली लगने से बचाने के लिए एक तेज गति से चलने वाली कार की खिड़की से बाहर कूद गया। इस स्टंट को वास्तव में खतरनाक माना गया और एगफोर्ड ने कहा कि दृश्य समाप्त होने से पहले 5 या 6 बार वह जब उस खिड़की से बाहर गया तो घबरा गया। 26 एक अन्य दृश्य में स्टैथम को एक इमारत की बालकनी से लटकना पड़ा। अभिनेता ने कहा कि इन दृश्यों से उन्हें वास्तविक झटका लगा। उन्होंने इसके लिए तार पहनने को जिम्मेदार ठहराया, जो फिल्मांकन के रास्ते में आ गया और चीजों को प्रतिबंधित महसूस कराया क्योंकि इससे उनकी बाहें फट गईं। 27 जनवरी 2012 में पार्कर के लिए मियामी और कोलंबस, ओहियो में फिल्मांकन संपन्न हुआ। 29 मार्केटिंग मूल रूप से पार्कर को 12 अक्टूबर 2012 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। 15 हालांकि गैंगस्टर स्क्वाड, जो बाद में रिलीज हुई, सहित उस समय के आसपास रिलीज हुई अन्य फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण रिलीज की तारीख को पीछे ले जाया गया था।
इसकी रिलीज की तारीख अर्गो के साथ बदल दी गई थी और बाद में 2012 में ऑरोरा, कोलोराडो शूटिंग 30 और हियर कम्स द बूम के कारण इसे जनवरी में स्थानांतरित कर दिया गया। कोलाइडर के लिए लिखते हुए मैट गोल्डबर्ग ने कहा कि अगर यह उस अक्टूबर में रिलीज हुई होती तो शायद यह इन फिल्मों से हार जाती। 31 बॉक्सऑफिस ने फिल्म रिलीज के फायदों को सूचीबद्ध किया, जो बॉक्स ऑफिस पर स्टैथम का लगातार प्रदर्शन और लोपेज की उपस्थिति थी, जो फिल्म को स्टैथम के सामान्य दर्शकों से थोड़ा आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी। 32 इसमें नुकसानों को भी सूचीबद्ध किया गया है, जो लोपेज की उपस्थिति है, जो स्टैथम के कुछ सामान्य दर्शकों को निराश कर सकती है, साथ ही कई अन्य फिल्मों से भारी प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। 32 फिल्म का पहला प्रचार पोस्टर 1 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया था। 33 इसका नाटकीय ट्रेलर 4 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया था। 34 कोलाइडर ने टिप्पणी की कि स्टैथम जिस फिल्म के लिए जाना जाता है उससे थोड़ी अलग फिल्म होने के बावजूद ट्रेलर अभी भी घिसी-पिटी बातों का अपना हिस्सा है। 35 जोब्लो के पॉल शर्ली ने कहा, इसमें सामान्य स्टैथम एक्शन खूबियां हैं, लेकिन स्रोत सामग्री और शानदार कलाकारों के साथ इसमें एक नाटकीय हिट होने की क्षमता है। 36 डिजिटल स्पाई के साइमन रेनॉल्ड्स ने कहा कि सख्त आदमी स्टैथम और वैश्विक सुपरस्टार लोपेज की जोड़ी असंभव है, लेकिन कहा कि पार्कर कुछ भावपूर्ण एक्शन रोमांच परोसने का वादा करता है। 34 3 जनवरी 2013 को डिजिटल स्पाई ने पार्कर के लिए एक और प्रचार पोस्टर का अनावरण की। स्वागत। बॉक्स ऑफिस पार्कर 25 जनवरी 2013 को 2224 अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसने $7 मिलियन से थोड़ी अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर 5वें नंबर पर रही। 38 यह पहले की कमाई की भविष्यवाणी से 2 मिलियन कम थी और फिल्म को औसत कमाई करने वाली फिल्म माना गया था। 39 40 अपनी 70 दिवसीय उत्तरी अमेरिकी रिलीज के अंत तक पार्कर ने बॉक्स ऑफिस पर $17.6 मिलियन की कमाई कर ली थी, जिससे यह स्टैथम की व्यापक रिलीज अपराध एक्शन वाहनों के निचले स्तर पर आ गई। 41 2013 के घरेलू रिलीज बॉक्स ऑफिस चार्ट पर यह 118वें स्थान पर रही। 42 फिल्म 21 मई 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लूरे और डीवीडी पर रिलीज हुई थी। 43 44 यह 2013 की शीर्ष 100 बिकने वाली डीवीडी में से एक नहीं थी। डीवीडी और डीवीडी पर कुल 235 की कमाई की। ब्लूरे 145-46 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया स्टूडियो को प्रेस स्क्रीनिंग में भाग लेने वाले आलोचकों से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी कि उनकी कोई भी समीक्षा फिल्म खुलने से पहले प्रिंट में दिखाई नहीं देगी। 47 रोटेन टोमाटोज पर फिल्म को 107 समीक्षाओं के आधार पर 41% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 4.8/10 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, जेसन स्टैथम हमेशा की तरह गेम है, लेकिन पार्कर पूरी तरह से सामान्य और जटिल डकैती वाली फिल्म है। 48 मेटाक्रिटिक ने 21 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 42 अंक दिए, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 49 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 50 स्लैंट मैगजीन के जॉन सिमली पार्कर के प्रति ग्रहणशील नहीं थे, उन्होंने इसकी दर्दनाक स्लैपडैश स्क्रिप्ट की आलोचना की। 51 हालांकि मियामी हेराल्ड के कोनी ओगल ने महसूस किया कि जबकि यह बेतिकेपन के साथ एक खिंचाव था, स्टैथम बन गया शांत चोर की भूमिका निभाने के लिए एक अच्छा विकल्प। 52 एसोसिएटेड प्रेस के फिल्म समीक्षक क्रिस्टी लेमायर ने महसूस किया कि स्टैथम बिल्कुल खुद को अपने आराम क्षेत्र से बाहर नहीं धकेल रहे हैं और लोपेज पानी से बाहर चौड़ी आंखों वाली मछली के रूप में कुछ हास्यपूर्ण राहत प्रदान करने के लिए यहाँ है। 53
द रैप के अलोंसो डुराल्डे ने एक एक्शन स्टार के रूप में स्टैथम की क्षमता को देखते हुए फिल्म को बोर कहा। चेवन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो मॉर्गनस्टर ने भी नकारात्मक कहा। उन्होंने कहा कि फिल्म ने अपराध थ्रिलर के लिए एक टिन मानक स्थापित किया है। 55 वैरायटी के ब्रायन लॉरी ने 50 साल पुरानी फ्रेंचाइजी को स्टैथम के लिए एक साफ-सुथरी फिटिंग वाली पोशाक में ढालने के लिए एगफोर्ड की प्रशंसा की, जो कुरकुरा और कुशल था, लोपेज के उपयोग को अच्छे प्रभाव के रूप में देखते हुए। 56 लोपेज के प्रदर्शन की समीक्षा करते समय कई आलोचकों ने आउट ऑफ साइट से तुलना की, जिसमें लोपेज ने 15 साल पहले जॉर्ज क्लूनी के साथ अभिनय किया था। द हॉलीवुड रिपोर्टर के स्टीफन फार्बर ने कहा कि फिल्म का सबसे बड़ा आश्चर्य लोपेज का प्रदर्शन है, जिसमें वह अपनी ग्लैमरस छवि को कम करके एक कमजोर, आर्थिक रूप से तंग कामकाजी महिला का कम महत्वपूर्ण चित्रण करती है, जो पार्कर के लिए उपयोगी होने का प्रबंधन करती है जब उसे इसकी सबसे कम उम्मीद हो। इसके अतिरिक्त फार्बर ने स्टैथम की विश्वासपूर्वक आहत नायक के रूप में प्रशंसा की। 47 न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने पार्कर की सकारात्मक समीक्षा की, लोपेज की संकट में पड़ी लड़की की मूर्खता के लिए अपनी प्रतिभा का प्रयोग का आनंद लिया और कहा, और अगर पार्कर अंत में हमेशा की तरह व्यवसाय में है, तो यह भी है काफी अच्छा सौदा है। 57 लॉस एंजल्स टाइम्स के बेत्सी शार्की ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की, इसे फ्लैश फायर का वफादार रूपांतरण कहा। 58 हालांकि फिल्म समीक्षक जेम्स बेरार्डिनेली लेस्ली के चरित्र विकास की कमी से नाखुश थे, उन्होंने भारी मात्रा में स्क्रीन टाइम समर्पित करने की आलोचना की। पार्कर की प्रेमिका क्लेयर एम्मा बूथ को बहरहाल बेरार्डिनेली ने पार्कर को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा दी और इसके एक्शन दृश्यों को स्पष्ट रूप से निर्देशित, क्रूर और स्फूर्तिदायक बताया। 59 अन्य आलोचकों ने पार्कर और इसके एक्शन दृश्यों को पूर्वानुमानित और सामान्य बताया। द एवी क्लब के लिए लिखते हुए जोश मॉडेल ने कहा कि फिल्म की शुरुआत काफी मजबूत थी, हालांकि जैसे जैसे यह अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ती है, एक्शन अधिक पूर्वानुमानित हो जाता है। 60 टोरंटो स्टार के पीटर होवेल ने कहा कि फिल्म आशाजनक शुरू हुई लेकिन पूर्वानुमानित समाप्त हुई। 61 जबकि मॉन्ट्रियल गजट के बिल ब्राउनस्टीन ने यह कहते हुए फिल्म की आलोचना की, बहुत अधिक गोलीबारी और रक्तपात होता है, शवों की गिनती साजिश अधिक है। 62 एंटरटेनमेंट वीकली की लिसा श्वार्ज़बाउम की समीक्षा भी इसी तर्ज पर थी, उन्होंने इसे अत्यंत सामान्य और बेहद खूनी कहा। Illustrious talk about the director. टेलर एडविन हैकफोर्ड, जन्म 31 दिसंबर 1944, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने टीनेज फादर 1979 के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म का अकादमी पुरस्कार जीता। हैकफोर्ड ने कई अत्यधिक सम्मानित फीचर फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें से विशेष रूप से एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन 1982 और रे 2004 शामिल है, जिनमें से बाद में उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। प्रारंभिक जीवन। हैकफोर्ड का जन्म कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में हुआ था, जो एक वेट्रेस मैरी नी टेलर और जोसेफ हैकफोर्ड के पुत्र थे। उन्होंने 1968 में दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जहां वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्री-लॉ प्रमुख थे। स्नातक होने के बाद उन्होंने बोलीविया में पीस कॉर्प्स स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने अपने खाली समय में सुपर 8 फिल्म का उपयोग करना शुरू किया। कैमरा उनके लिए साथी पीस कॉर्प्स स्वयंसेवक स्टीव बॉल द्वारा खरीदा गया था। उन्होंने फैसला किया कि वह कानून में अपना करियर नहीं बनाना चाहते और इसके बजाय उन्हें केसीईटी में मेलरूम का पद मिल गया। केसीईटी में वह 1970 में लियोन रसेल विशेष होमवुड पर सहयोगी निर्माता थे।
4. 1973 में KCET में उन्होंने रिचर्ड डेविस द्वारा निर्देशित 1 घंटे के विशेष बुकोव्स्की, कवि चार्ल्स बुकोव्स्की के बारे में का निर्माण किया। 5. कैरियर। एगफोर्ड की फीचर निर्देशन की पहली फिल्म द आइडलमेकर में रे शार्की ने अभिनय किया था, जिन्हें फिल्म में विनी के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के गोल्डन ग्लोब से सम्मानित किया गया था। संगीत पर्यवेक्षक रिचर्ड फ्लेजर थे। 6. एगफोर्ड ने द आइडलमेकर के बारे में कहा, मैं कामकाजी वर्ग के लोगों के बारे में फिल्में बनाता हूँ। शो बिजनेस उन चीजों में से एक है जिसके माध्यम से लोग खुद को समाज के निचले स्तर से बाहर निकाल सकते हैं। मेरे लिए द आइडलमेकर में सम्मोहक कहानी है, अद्भुत प्रतिभा और काफी मजबूत अहंकार वाले व्यक्ति को कठपुतलियों के माध्यम से इसे साकार करना होगा। एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन के फिल्मांकन के दौरान एगफोर्ड ने लू गॉसेट जूनियर को अन्य अभिनेताओं से अलग रहने वाले क्वार्टर में रखा ताकि वह ड्रिल प्रशिक्षक के रूप में अपने दृश्यों के दौरान उन्हें और अधिक डरा सके। 7. रिचर्ड गेरे मूल रूप से अंत की शूटिंग से कतराते थे, जिसमें उनका किरदार अपनी प्रेमिका की फैक्ट्री में अपनी नेवी ड्रेस सफेद पहनकर पहुंचता है और उसे फैक्ट्री के फर्श से ले जाता है। गेरे ने सोचा कि अंत काम नहीं करेगा क्योंकि यह बहुत भावुक था, और एगफोर्ड शुरू में गेरे से सहमत होने के इच्छुक थे, जब तक कि रिहर्सल के दौरान जब अतिरिक्त कलाकार काम कर रहे थे तो वे खुश होने लगे और रोने लगे। लेकिन जब गेरे ने बाद में सही गति पर संगीत के साथ दृश्य देखा, तो उन्होंने कहा कि इससे उनकी गर्दन के पिछले हिस्से में ठंडक आ गई और अब उन्हें यकीन हो गया है कि एगफोर्ड ने सही निर्णय लिया है। 8. 1983 में टेलर एगफोर्ड ने फिल्म निर्माता कीथ बैरिश के साथ मिलकर एट प्ले इन द फील्ड्स ऑफ द लॉर्ड का एक फिल्म संस्करण विकसित किया, जिसके लिए एगफोर्ड और बैरिश दोनों ने 1986 में एक मुकदमा प्राप्त किया, जिसमें दावा किया गया कि उनके पास फिल्म वितरक MGM UA एंटरटेनमेंट कंपनी से अधिकारों का प्रयोग करने का विकल्प था। 9. एगफोर्ड ने अपनी फिल्म रे के बारे में कहा, रे में मेरे सबसे गौरवपूर्ण क्षण उन चिटलिन क्लबों में थे। रे चार्ल्स ने अपना जीवन कॉन्सर्ट हॉल में समाप्त किया, जहां लोग टक्सीडो में जाते थे और चुपचाप एक प्रतिभाशाली प्रदर्शन को सुनते थे। लेकिन इन क्लबों में उन्होंने लोगों को नाचने के लिए प्रेरित करना था। मैंने जो कुछ बनाने की कोशिश की वह थोड़ी सी ऊर्जा और उत्साह था। संगीत के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। 6. 2005 के एक साक्षात्कार में एगफोर्ड ने पुष्टि की कि उन्होंने कभी अपनी फिल्में नहीं देखीं। जब मैं एक फिल्म पूरी कर लेता हूं, तो मैं उसे हटा देता हूं और फिर कभी नहीं देखता। कभी-कभी मैं DVD और कमेंट्री ट्रैक के कारण अब देखता हूं। मैं आमतौर पर देखता हूं इसे एक तरफ रख दें और आगे बढ़े। मैं कभी फिल्म स्कूल नहीं गया। मैंने LA में KCET सार्वजनिक टेलीविज़न स्टेशन के लिए काम किया है। मैंने संगीत की शूटिंग में बहुत सहज महसूस किया है और मुझे लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। देखना है कि 10. एगफोर्ड ने संगीत वीडियो का भी निर्देशन किया है, जिसमें फिल कॉलिंस का अगेंस्ट ऑल ऑड्स, टेक अ लुक एट मी नाउ और लियोनेल रिची का से यू से मी शामिल है। 25 जुलाई 2009 को एगफोर्ड को डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष चुना गया। 25 जून 2011 को लॉस एंजल्स में DGA के राष्ट्रीय द्विवार्षिक सम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष के रूप में दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। 12. एगफोर्ड नियोनोयर एक्शन थ्रिलर फिल्म स्निफ का निर्देशन करने से जुड़े हैं, जिसमें मॉर्गन फ्रीमैन, अल पचिनो, हेलेन मिरेन और डैनी डेविटो ने अभिनय किया है। 13. व्यक्तिगत जीवन। एगफोर्ड की 3 बार शादी हो चुकी है। उन्होंने 1967 में अपनी पहली पत्नी जॉर्जी लोरे से शादी की। उनका एक बच्चा है, रियो एगफोर्ड, 1970 से 2022। 1972 में दोनों का तलाक हो गया। 1977 में एगफोर्ड ने लिन लिटमैन से शादी की, जिनसे उनका एक बच्चा है, अलेक्जेंडर एगफोर्ड, जिसका जन्म 1979 में हुआ। उनकी शादी 1987 तक चली।
एगफोर्ड की शादी 1997 से अकादमी पुरस्कार विजेता अभिनेत्री हेलेन मिरेन से हुई है। एगफोर्ड मिरेन से तब मिले जब वह व्हाइट नाइट्स में उनका निर्देशन कर रहे थे। हालांकि उनकी पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही। उन्होंने उन्हें व्हाइट नाइट्स के ऑडिशन के लिए इंतजार कराया और वह बर्फीले थे। एगफोर्ड कहते हैं, हेलेन से मिलने का यह एक अजीब तरीका था क्योंकि वह एक प्यारी इंसान है, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा नहीं रोका। 14 एगफोर्ड और मिरेन ने 1997 में शादी कर ली। हालांकि एक युवा महिला के रूप में मिरेन ने कभी शादी न करने की कसम खाई थी। 14 यह जोड़ा ताहो झील के नेवादा किनारे रहता है। 15 2009 में एगफोर्ड ने निर्देशक रोमन पोलांस्की के समर्थन में एक याचिका पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 1977 में वैधानिक बलात्कार के आरोप के संबंध में स्विट्जरलैंड में उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई की मांग की गई थी। 16 जब लॉस एंजल्स के जिला अटॉर्नी स्टीव कूली ने पोलांस्की पर मुकदमा चलाने की कोशिश की थी। Let's talk about the actors. जेसन स्टैथम बटा STEM बटा STETHM, जन्म 26 जुलाई 1967, एक अंग्रेजी अभिनेता और मार्शल आर्टिस्ट है। उन्हें विभिन्न एक्शन थ्रिलर फिल्मों में ऐसे किरदारों को चित्रित करने के लिए जाना जाता है जो आमतौर पर सख्त, गंभीर या हिंसक होते हैं। स्टैथम को 2000 और 2010 के दशक के दौरान एक्शन फिल्मों के पुनरुत्थान का नेतृत्व करने का श्रेय दिया गया है। 2017 तक उनके फिल्मी करियर ने टिकटों की बिक्री से $1.5 बिलियन, पाउंड 1.1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे वह फिल्म उद्योग के सबसे बैंकेबल सितारों में से एक बन गए। 2-3 स्टैथम ने अपनी युवावस्था में स्थानीय बाजार स्टालों पर काम करते हुए मनोरंजक रूप से चीनी मार्शल आर्ट, किकबॉक्सिंग और कराटे का अभ्यास शुरू किया। एक शौकीन फुटबॉलर और गोताखोर, वह ब्रिटेन की राष्ट्रीय गोताखोरी टीम के सदस्य थे और 1990 के राष्ट्रमंडल खेलों में इंग्लैंड के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। कुछ ही समय बाद उन्हें विभिन्न विज्ञापन अभियानों में फ्रेंच कनेक्शन, टॉमी हिलफिगर और लेवी के लिए मॉडलिंग करने के लिए कहा गया। मार्केट स्टालों पर काम करने के उनके पिछले इतिहास ने गाई रिची अपराध फिल्मों लॉक, स्टॉक और 2 स्मोकिंग बैरल्स 1998 और सिंच 2000 में उनकी कास्टिंग को प्रेरित किया। इन फिल्मों की व्यावसायिक सफलता ने स्टैथम को ट्रांसपोर्टर 3 2002 से 2008 में फ्रैंक मार्टिन के रूप में अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। द इटालियन जॉब 2003, क्रैंक 2006, वॉर 2007, द बैंक जॉब 2008, द मैकेनिक 2011, स्पाई 2015 जैसी कई तरह की डकैती और एक्शन थ्रिलर फिल्मों में अभिनय करने के बाद मैकेनिक रिसरेक्शन 2016 उन्होंने खुद को हॉलीवुड के अग्रणी व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। हालांकि उन्होंने रिवॉल्वर 2005, कैओस 2005, इन द नेम ऑफ द किंग 2007, 13, 2010, ब्लिट्स 2011, किलर एलिट 2011 जैसी व्यावसायिक और गंभीर रूप से असफल फिल्मों में भी अभिनय किया है। हमिंगबर्ड 2013 और वाइल्ड कार्ड 2015। उन्होंने एक्शन सीरीज द एक्सपेंडेबल्स 2010 से 2014 और फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के एक भाग के रूप में व्यावसायिक सफलता हासिल की, जिसमें स्पिन हॉब्स एंड शो 2019 सहित कई फिल्मों में डेकार्ड शो की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। जेसन स्टैथम का जन्म 26 जुलाई 1967 को शायरब्रुक, डर्बीशायर में हुआ था। 4-5 नर्तक एलिन नीयेट्स और सड़क विक्रेता बैरी स्टैथम के पुत्र। 6 उनके पिता ने कैनरी द्वीप समूह में हाउस पेंटर, कोयला खनिक और गायक के रूप में छोटी-मोटी नौकरियां भी कीं। 7 स्टैथम ग्रेट यारमाउथ, नॉरफॉक चले गए, जहां उन्होंने शुरू में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बजाय स्थानीय बाजार के स्टालों पर काम करके अपने पिता के करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वह फुटबॉल खिलाड़ी विनी जोन्स के साथ बड़े हुए, जिनके साथ उन्होंने बाद में अभिनय भी किया।
जोन्स ने उन्हें फुटबॉल से परिचित कराया और स्टैथम स्थानीय व्याकरण स्कूल 1971 से 1983 के लिए खेलने चले गए, जिसमें उन्होंने 11 साल की उम्र से भाग लिया था, एक जुनून जिसे उन्होंने गोताखोरी के साथ साझा किया था। 8. उन्होंने अपनी गोताखोरी तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन अभ्यास किया और 12 वर्षों तक ब्रिटेन के राष्ट्रीय तैराकी दस्ते के सदस्य रहे। 9. 10. उन्होंने 1990 के राष्ट्रमंडल खेलों में 10 मीटर, 3 मीटर और 1 मीटर प्रतियोगिताओं में इंग्लैंड के लिए प्रतिस्पर्धा की। 11. उन्होंने 2003 में IGN के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि राष्ट्रीय टीम के साथ उनका समय एक महान अनुभव था और यह आपको अनुशासन, ध्यान केंद्रित करना सिखाता है और निश्चित रूप से आपको परेशानी से दूर रखता है। 12. मीडिया में स्टैथम का जीवन तब शुरू हुआ जब उन्हें स्पोर्ट्स मॉडलिंग में विशेषज्ञता रखने वाली एजेंसी स्पोर्ट्स प्रमोशन द्वारा देखा गया, जब वह लंदन के क्रिस्टल पैलेस नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे थे। उन्हें 1996 के वसंत ग्रीष्मकालीन संग्रह के दौरान विभिन्न मॉडलिंग अनुबंधों के लिए टॉमी हिलफिगर, ग्रिफिन और लेवी द्वारा भी हस्ताक्षरित किया गया था। 13. 1997 में वह कपड़ों के ब्रांड फ्रेंच कनेक्शन के लिए एक मॉडल बन गए। हाई स्ट्रीट कपड़ों की श्रृंखला के एक प्रवक्ता ने कहा, हमने जेसन को चुना क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा मॉडल एक सामान्य लड़के जैसा दिखे। उसका लुक अभी के लिए बिल्कुल सही है, बहुत मर्दाना और बहुत अधिक पुरुष मॉडल जैसा नहीं। 5. हालांकि उन्हें अभी भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सड़क विक्रेता के रूप में अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा, उन्होंने कहा कि वह सड़क के कोनों पर नकली इत्र और आभूषण बेचते थे। 7. 14. उन्होंने कुछ संगीत वीडियो में छोटी भूमिकाएं निभाईं, जिनमें 1993 में द शेमन द्वारा कॉमन ऑन, 1994 में इरेजर द्वारा रन टू द सन, 15 और ड्रीम अ लिटिल ड्रीम ऑफ मी शामिल है। 1995 में द ब्यूटीफुल साउथ द्वारा आजीविका। 2000 से 2010 प्रमुखता में वृद्धि। स्टैथम 2007 फ्रेंच कनेक्शन के लिए एक मॉडल के रूप में काम करते समय उनका परिचय नवोदित ब्रिटिश निर्देशक गाय रिची 18 से हुआ, जो एक फिल्म प्रोजेक्ट विकसित कर रहे थे और उन्हें एक स्ट्रीटवाइज चोर कलाकार की भूमिका निभानी थी। ब्लैक मार्केट सेल्समैन के रूप में स्टैथम के अतीत के बारे में जानने के बाद रिची ने उन्हें अपनी 1998 की अपराध कॉमेडी थ्रिलर लॉक, स्टॉक और टू स्मोकिंग बैरल में बेकन की भूमिका निभाने के लिए चुना। 19 डेड लिंक फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों दोनों ने खूब सराहा और स्टैथम को लोगों की नज़रों में लाने में मदद की। फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें UK 5,000 पाउंड का भुगतान किया गया था। 7 रिची के साथ स्टैथम का दूसरा सहयोग 2000 की फिल्म स्नेच में आया, जिसमें उन्होंने तुर्की की भूमिका निभाई। लोकप्रिय अभिनेता ब्रैड पिट, डेनिस फ्रीना और बेनिकियो डेल टोरो के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $80 मिलियन से अधिक की कमाई की। स्नेच में उनकी भूमिका के लिए उन्हें UK 15,000 पाउंड का भुगतान किया गया, जो उनकी पहली फिल्म की राशि से 3 गुना अधिक था। 7 स्टैथम हॉलीवुड में प्रवेश करने में सफल रहे और 2001 में 2 फिल्मों में दिखाई दिए, साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर फिल्म घोस्ट्स ऑफ मार्स और साइंस फिक्शन मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म द वन। स्टैथम को अधिक फिल्मी भूमिकाओं की पेशकश की गई और 2002 में उन्हें ल्यूक बेसन द्वारा लिखित एक्शन फिल्म द ट्रांसपोर्टर में ड्राइवर फ्रैंक मार्टिन की मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। उन्होंने विंग चुन, कराटे और किकबॉक्सिंग का अध्ययन किया है। 20 इस फिल्म के 2 सीक्वल बने, ट्रांसपोर्टर 2 2005 और ट्रांसपोर्टर 3 2008। उन्होंने मीन मशीन 2002, द इटालियन जॉब 2003, 21 और सेल्यूलर 2004 में सहायक भूमिकाएं भी निभाईं, जिनमें उन्होंने मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई। 2005 में स्टैथम को एक बार फिर रिची द्वारा अपने नए प्रोजेक्ट रिवॉल्वर में अभिनय करने के लिए चुना गया,
जो एक महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस विफलता थी। 22 उन्होंने 2006 में स्वतंत्र फिल्म लंदन में एक नाटकीय भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने एक्शन फिल्म क्रैंक में मुख्य भूमिका निभाई। स्टैथम को 2006 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन कन्वेंशन के दौरान क्रैंक को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था। 23 2008 में स्टैथम ने ब्रिटिश क्राइम थ्रिलर द बैंक जॉब एंड डेथ रेस में अभिनय किया, जो डेथ रेस 1975 की रीमेक थी। अमेरिकी फिल्म समीक्षक आर्मंड भाइट ने स्टैथम के एक्शन फिल्म स्टार के रूप में उभरने की सराहना की। डेथ रेस के अवसर पर भाइट ने स्टैथम के किसी भी समकालीन फिल्म स्टार का सर्वश्रेष्ठ ट्रैक रिकॉर्ड का समर्थन किया। 24 बाद में 2008 में भाइट ने काइनेटिक पॉप कला का एक महान उदाहरण के रूप में स्टैथम के ट्रांसपोर्टर 3 की प्रशंसा की। एम्पायर मैगजीन के क्रिस हेविट ने फिल्म को एक उबाऊ, नीरस मामला कहा, लेकिन फिल्म को स्टैथम को एक नए एक्शन हीरो के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया, जो जैकी चैनेस खाई के साथ एक लाइनर के साथ सहज था, लात मारना। 25 2009 में स्टैथम ने डेविड पीपल्स और जेनेट पीपल्स द्वारा लिखित एक नई फिल्म विकसित करना शुरू किया। स्टैथम ने कहा, हमें एक फिल्म मिली है जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो डेविड पीपल्स और जेनेट पीपल्स द्वारा लिखी गई है, एक पुरानी फिल्म द ट्रेजर ऑफ द सिएरा माद्रे की तरह। यह रीमेक या कुछ भी नहीं है, लेकिन यह थोड़ा सा है कुछ इसी तरह, रिश्तों के बारे में और कैसे लालच इन 3 लोगों के रिश्तों को दूषित करता है। काम का शीर्षक द ग्रेबर्स है। 26 उन्होंने 2009 की सीक्वल क्रैंक हाई वोल्टेज में शेव चेलियोस की अपनी भूमिका दोहराई। 27 2010 में स्टैथम अन्य एक्शन सितारों सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेट ली, डॉल्फ लुंडग्रेन और मिकी राउर्के के साथ एक्शन फिल्म द एक्सपेंडेबल्स में दिखाई दिए। स्टैथम ने ली क्रिसमस की भूमिका निभाई है, जो एक पूर्व एसएस सैनिक है और चाकुओं से करीबी मुकाबले में विशेषज्ञ है। 28 यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन और भारत में बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर रही और दुनिया भर में कुल $274 मिलियन की कमाई की। 2011 से 2015 वाणिज्यिक विस्तार। 2012 में द एक्सपेंडेबल्स 2 के फ्रेंच प्रीमियर में स्टैथम 2011 की अपनी पहली फिल्म में स्टैथम ने 1972 की चार्ल्स ब्रॉनसन की फिल्म द मैकेनिक के रीमेक में आर्थर बिशप के रूप में अभिनय किया। स्टैथम के चरित्र को एक आदमी के सिर पर गोली मारते हुए दर्शाने वाले एक नाटकीय ट्रेलर को अत्यधिक हिंसा दिखाने के कारण विज्ञापन मानक प्राधिकरण द्वारा प्रचलन से प्रतिबंधित कर दिया गया था। 29 द मैकेनिक में उनकी भूमिका की संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दोनों में आलोचकों द्वारा सकारात्मक समीक्षा की गई। द गार्जियन ने मनोरंजक हिटमैन थ्रिलर प्राप्त करने में अप्रथागत दक्षता के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। 30 न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टैथम को गोली की तरह चिकना बताया और फिल्म मूल का अधिक शक्तिशाली रिचार्ज है। 31 यूके अखबार द डेली टेलीग्राफ ने स्टैथम को एक्शन फिल्मों के लिए इंग्लैंड का सबसे अच्छा निर्यातक, सज्जन आत्मा वाला एक व्यवसायी जानवर कहा। 32 उन्होंने पुलिस ड्रामा ब्लिट्स में जासूस सार्जेंट टॉम ब्रैंड के रूप में अभिनय करके ब्रिटिश फिल्म में वापसी की। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और द गार्जियन के कैथ क्लेक ने इसे आधे भी बुरे नहीं और अजीब तरह से मनोरंजक के रूप में समीक्षा की। 33 उसके बाद उन्हें एक्शन फिल्म किलर एलीट में लिया गया। यह फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित थी, जो सर रानल्फ फिएनेस के उपन्यास द फेदर मैन का विषय थी। स्टैथम ने डैनी नाम के एक हत्यारे की भूमिका निभाई, जो अपने पुराने दोस्त को बचाने के लिए सेवानिवृत्ति से बाहर आता है, जिसकी भूमिका रॉबर्ट डी नीरो ने निभाई है। 34 फिल्म की कमाई नकारात्मक रही और समीक्षकों ने इसकी आलोचना की। 35 अगस्त 2011 में उन्होंने निर्देशक टेलर एगफोर्ड के लिए पार्कर का फिल्मांकन शुरू किया। फिल्म जनवरी 2013 में रिलीज हुई थी।
स्टैथम ने पार्कर नामक आपराधिक नायक की भूमिका निभाई थी, जो पहले 1999 की पेबैक में मेल गिब्सन द्वारा और 1967 की पॉइंट ब्लैंक में ली मार्विन द्वारा निभाई गई थी, हालांकि उनके पात्रों को अलग-अलग उपनाम दिए गए थे। 36 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने फिल्म में अभिनेता के बारे में कहा, स्टैथम, जो पूरी तरह से मांसपेशियों और घाव के ऊतकों से बना हुआ लगता है, एक अभिनेता के रूप में अपनी सीमाओं के साथ सहज है। किसी भी मामले में उनका पार्कर एक पूरी तरह से गोल इंसान की तुलना में एक स्वयंसिद्ध से अधिक है। 37 2012 बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि उनके अब तक के 10 साल के फिल्मी करियर 2002 से 2012 ने बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब से अधिक की कमाई की, जिससे वह उद्योग के सबसे अधिक बैंक योग्य सितारों में से एक बन गए। 3 उन्हें 2012 में द एक्सपेंडेबल्स 2 में ली क्रिसमस के रूप में उनकी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए साइन किया गया था। सार्वजनिक छवि। द गार्जियन में एडम गैबट के एक लेख में कहा गया है कि स्टैथम के चरित्र का उनके उद्योग और फिल्म क्षेत्र में योगदान कठिन और समझौताहीन है। 76 77 कुछ आलोचक उनकी उपस्थिति को एक परिभाषित विशेषता के रूप में देखते हैं, जो फिल्म देखने वालों को फिल्म की सामग्री के बारे में संकेत देता है। 78 उसी एक्सपोज ने टिप्पणी की, आप जानते हैं कि जेसन स्टैथम की फिल्म से आपको क्या मिल रहा है? वह लोगों को पीटेगा, वह कारों को दुर्घटनाग्रस्त कर देगा, वह एक असंबद्ध अमेरिकी उच्चारण करेगा। 76 एक्शन थ्रिलर शैली पर स्टैथम के प्रभाव को गैबट ने 1980 और 1990 के दशक में हेडलाइनर के रूप में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टेलोन और जीन क्लाउड वैन डेम द्वारा किए गए प्रभाव के प्रतिस्थापन के रूप में देखा है। 76 स्टैथम स्वयं स्टैलोन, ब्रूस ली, पॉल न्यूमैन, स्टीव मैकवीन और क्लिंट ईस्टवुड को अपनी प्रेरणा बताते हैं। 79 टाइम्स हायर एजुकेशन के एक लेख में बताया गया है कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस ने 1998 से 2018 तक स्टैथम के ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्म उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करते हुए एक अकादमिक अध्ययन शुरू किया। लेख के अनुसार प्रोफेसर स्टीवन जेरार्ड और रॉबर्ट शेल इस पर विचार कर रहे हैं। ब्रिटिश सिनेमाई मर्दानगी के बदलते चेहरे को एक ऐसे चेहरे में दिखाए जो परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में सिनेमा को अपनाता है, लेकिन एक ऐसा चेहरा जो अपने आउटपुट में क्रॉसटेक्सुअल मीडिया का भी उपयोग करता है। 2 लोकप्रिय मीडिया में 2003 में स्टैथम किट कैट चॉकलेट बार के लिए 3 ब्रिटिश टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दिए। एक ब्रेक दार्शनिक के रूप में वर्णित, उन्होंने ऊपर की ओर तैरने वाले सैल्मन, एक मैक्सिकन मछुआरे और जानवरों की सापेक्ष गति और उम्र के बारे में दार्शनिक विचार किया, एक अनुस्मारक के साथ समाप्त करने से पहले कि ब्रेक लेना, किट कैट नारे की ओर इशारा करते हुए, एक महत्वपूर्ण है जीवन का हिस्सा। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। कॉमिक बुक श्रृंखला अल्टीमेट स्पाइडरमैन में खलनायक गिद्ध के उस श्रृंखला के संस्करण को कलाकार मार्क बागले ने लेखक ब्रायन माइकल बेंडिस के निर्देशों के अनुसार अभिनेता स्टैथम के समान प्रस्तुत किया था। 2018 में रिलीज हुए 21 पायलट गीत फेट चीता में गीत में स्टैथम का उल्लेख किया गया है। 81 व्यक्तिगत जीवन। स्टैथम 2010 से मॉडल रोजी हंटिंगटन हाइटली के साथ रिश्ते में है। 82 जोड़े ने जनवरी 2016 में अपनी सगाई की घोषणा की। 83 उनके बेटे का जन्म जून 2017 में हुआ था। 84 उनकी बेटी का जन्म 2 फरवरी 2022 को हुआ था। 85 वे कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में रहते हैं। 86 स्टैथम को वेकबोर्डिंग, जेट स्कीइंग, विंड सर्फिंग और रॉक क्लाइंबिंग का आनंद मिलता है। 79 द एक्सपेंडेबल्स 3 के लिए वरना बुल्गारिया में लोकेशन पर फिल्मांकन के दौरान खराब ब्रेक के कारण उन्होंने एक ट्रक को सड़क से उतारकर काले सागर में गिरा दिया। 87 2013 में वैनिटी फेयर के साथ एक साक्षात्कार में
उन्होंने स्टंट कलाकारों को उनकी अपनी अकादमी पुरस्कार श्रेणी दिए जाने की वकालत की। सभी स्टंटमैन, ये गुमनाम नायक है। वे वास्तव में है। कोई भी उन्हें कोई विश्वसनीयता नहीं दे रहा है। वे जोखिम उठा रहे हैं, उनकी गर्दनें। और फिर आपके पास नकली कलाकार है जो ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे वे स्टंट कर रहे हैं। 78 2014 में स्टैथम को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। जेनिफर लिन एफ्लेक, एक नी लोपेज, जन्म 24 जुलाई 1969, 2, जिसे उनके उपनाम जे.लो के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेत्री, गायिका और नर्तकी है। लोपेज को अक्सर नृत्य की रानी कहा जाता है। उन्हें अपने समय के सबसे प्रभावशाली मनोरंजनकर्ताओं में से एक माना जाता है। 3. उन्हें हॉलीवुड में लातीनी अमेरिकियों के लिए बाधाओं को तोड़ने और संगीत में लैटिन पॉप आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। वह फैशन, ब्रांडिंग और मुख्यधारा के सौंदर्य मानकों में बदलाव के माध्यम से लोकप्रिय संस्कृति पर अपने प्रभाव के लिए भी जानी जाती है। लोपेज ने अपने करियर की शुरुआत एक डांसर के रूप में की थी। उन्होंने 1991 में स्केच कॉमेडी सीरीज इन लिविंग कलर में एक फ्लाई गर्ल के रूप में टेलीविजन पर शुरुआत की। बाद में वह एक अभिनेत्री के रूप में प्रमुखता से उभरीं। उन्होंने सेलेना 1997, एनाकोंडा 1997 और आउट ऑफ साइट 1998 फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं, जिसने उन्हें सबसे अधिक भुगतान पाने वाली लैटिन अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपने डेब्यू एल्बम ऑन द 1999 के साथ संगीत उद्योग में सफलतापूर्वक कदम रखा। 2001 में वह अपने दूसरे एल्बम जे.लो और रोमांटिक कॉमेडी द वेडिंग प्लानर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में एक साथ नंबर 1 एल्बम और फिल्म रखने वाली पहली महिला बनीं। उसके बाद से उन्हें रोमांटिक कॉमेडीज में अभिनय के लिए जाना जाता है, द रीमिक्सेस और दिस इज मी। फिर पहला रीमिक्स एल्बम अमेरिका के बिलबोर्ड 200 में शीर्ष पर पहुंचने वाला पहला रीमिक्स एल्बम बन गया। मीडिया जांच और उनकी फिल्म गिगली 2003 की विफलता से करियर में मंदी आ गई। उनके बाद के एल्बमों में रीबर्थ 2005 और कोमो अमा उना मुजेर 2007 शामिल है। बाद वाले ने पहली स्पेनिश एल्बम के पहले सप्ताह के बिक्री रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2011 में लोपेज अमेरिकन आइडल में जज के रूप में प्रमुखता से लौटे और एल्बम लव जारी किया। 2010 के उत्तरार्ध में उन्होंने एक कॉन्सर्ट रेजिडेंसी में प्रदर्शन किया। पुलिस ड्रामा सीरीज शेड्स ऑफ ब्लू 2016 से 2018 में अभिनय किया। वर्ल्ड ऑफ डांस 2017 से 2020 में जज के रूप में काम किया और अपराध में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। नाटक हसलर्स 2019। तब से उन्होंने मैरी मी 2022, द मदर 2023 और दिस इज मी नाउ ए लव स्टोरी 2024 फिल्मों में अभिनय किया है। 80 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड बिकने के साथ लोपेज के सबसे सफल एकल में शामिल है इफ यू हैड माई लव, वेटिंग फॉर टुनाइट, लेट्स गेट लाउड, लव डोंट कॉस्ट ए थिंग, आई एम रियल, इजंट इट फनी, जेनी फ्रॉम द ब्लॉक, ऑल आई हैव, गेट राइट और ऑन द फ्लोर। 4-5 उनकी प्रशंसा में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, बिलबोर्ड आइकन अवार्ड और माइकल जैक्सन वीडियो वैनगार्ड अवार्ड शामिल है। उन्हें टाइम द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों और फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में स्थान दिया गया है। उनके अन्य उद्यमों में एक लाइफस्टाइल ब्रांड, सौंदर्य और फैशन लाइनें, सुगंध, एक उत्पादन कंपनी और एक धर्मार्थ फाउंडेशन शामिल है। दोस्तों पिछला जो पार्ट है इसका चौथा वो हमें 20 दिसंबर 2019 को देखने को मिला था 105 मिनट की लेंथ के साथ ही साथ लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया और 52 मिलियन का टोटल बजट था
और इसने नेट कलेक्शन 240 मिलियन तक किया था, जो कि बहुत ही बढ़िया कलेक्शन था इसका, और रिकवरी बहुत अच्छी की थी। और साथ ही साथ अपकमिंग पार्ट हमें एक तरह से देखने को मिल जाएगा 25 या 26 तक ये डिले हो सकता है, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट ही की गई है। बाकी अब कास्टिंग भी और एक तरह से ढूंढी जाएगी। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।